आज हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मान लेते हैं कोई निकाय है जिसमें कई सारे आवेश हैं, आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे कई सारे आवेश हैं। तो इस किसी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी वैद्युत बल है, इसी के बारे में अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है। तो यदि पहले आवेश के कारण लगने वाला बल F1 हो, दूसरे आवेश के द्वारा लगने वाला बल F2 हो, तीसरे के कारण लगने वाला बल F3 हो, ऐसे अन्य आवेश के द्वारा लगने वाला जो बल है F4, F5 हो, तो जो परिणामी बल होगा वो क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन। मतलब इंडिविजुअल लगने वाला जो बल है उन बलों का सदिश योग परिणामी बल के बराबर होगा। तो इस प्रकार अध्यारोपण का जो सिद्धांत वो क्या कहता है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक करके लगाया जाता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। तो इस तरह से अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा हम लोग यह ज्ञात कर सकते हैं कि किसी निकाय में यदि कई सारे आवेश हैं तो परिणामी बल किसी एक आवेश पर कितना होगा। अब अगली टॉपिक हमारा है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, तो हम लोग इन दोनों के बारे में समानताएं जानते हैं। यह दोनों बल आपको मालूम है जैसा कि वैद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी। मतलब वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है प्रतिकर्षण, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है। इससे एक चीज और भी हमें पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं जबकि द्रव्यमान हमारा केवल एक ही प्रकार का होता है। और दूसरी इसकी अगर तुलना करें तो वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे यदि दो आवेश निर्वात में स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला बल अलग होगा। अगर यदि वो पानी में है, तेल में, या उनके बीच में कागज हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अलग हो जाएगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अगला ध्यान दें, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। जैसे यदि दो प्रोटॉन लिया जाए तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह वैद्युत बल से बहुत ही छोटा होता है। अगर हम लोग इसको अगर देखा जाए तो सामान्यतः 10⁻36 गुना छोटा होता है वैद्युत बल से। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच यह और भी अधिक 10⁻43 गुना छोटा होता है। तो इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल से बहुत ही छोटा होता है। अब हम लोग आगे ध्यान दें कूलाम के नियम का महत्व। वैद्युत बल में हम लोग देखें कि कूलाम ने वैद्युत बल के बारे में दिया नियम अपना कि F बराबर क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि कोई माध्यम है, परावैद्युत माध्यम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा। K जहां उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो कूलाम का जो नियम है वह बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों तक, यहाँ तक कि परमाणुवीय दूरियों तक तो नाभिकीय दूरियों तक के लिए भी सत्य है। इस नियम से न केवल आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बलों का ही ज्ञान होता है, बल्कि उन बलों की भी व्याख्या करने में सहायता मिलती है जिसके कारण किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के साथ बंधकर परमाणु की रचना करते हैं। दो अथवा दो से अधिक परमाणु परस्पर बंधकर अणु की रचना करते हैं तथा उनके परमाणु अथवा अणु परस्पर बंधकर ठोसों, द्रवों की रचना करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अनुभव होने वाले अधिकांश ऐसे बल जो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, वो वैद्युत बल ही हैं। परमाणु के नाभिक के भीतर उपस्थित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों के बीच एक अन्य अति तीव्र आकर्षण बल भी कार्य करता है
जो कि इन कणों को परस्पर बांधे रहता है, इसको नाभिकीय बल कहते हैं। यह बल कणों के आवेशित अथवा अनावेशित होने पर निर्भर नहीं करता है, ना ही इसका कूलाम के नियम से कोई संबंध है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि नाभिक के भीतर प्रोटॉनों के बीच कूलाम का नियम नहीं कार्य करता है। वैद्युत प्रतिकर्षण बल विद्यमान होता है, यद्यपि यह नाभिकीय आकर्षण बल के सामने बहुत ही छोटा है और नाभिक के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका फिर भी यह निभाता है। यदि यह बल ना होता तो भारी नाभिक रेडियो एक्टिव ना होते तथा यूरेनियम के आगे वाले जो भारी तत्व हैं वो भी स्थायी नहीं होते। अब कूलाम के नियम पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान दे देंगे कि कूलाम का नियम प्रयोगात्मक कार्यों पर आधारित है, इसकी कोई गणितीय उत्पत्ति नहीं है। कूलाम का नियम बिंदु तथा स्थिर आवेश के लिए ही सत्य है। आवेश स्थिर होना चाहिए तब यह सत्य है। दो आवेशों के बीच की दूरी पर अधिकतम बल निर्वात में या वायु में लगता है, किन्हीं अन्य माध्यम में ले जाने पर कूलाम का बल कम हो जाता है। जैसे कि यह सूत्र से स्पष्ट है कि परावैद्युतांक क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यदि हम परावैद्युतांक को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वैद्युत बल घटता चला जाएगा। समान बल के लिए आवेशों के बीच में दूरी r और परावैद्युतांक k के बीच में एक संबंध भी है। यदि दूरी को हम लोग r माने किसी परावैद्युत माध्यम में जिसका परावैद्युतांक k है और परावैद्युतांक k हो, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका r k इंटू अंडर रूट k इक्वल टू r। r क्या है? निर्वात में दूरी या वायु में दूरी, और r k है उस परावैद्युत माध्यम में दूरी, और k है उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। इस तरह से समान कूलाम बल के लिए आवेशों के बीच में जो दूरी r और परावैद्युत माध्यम में दूरी r के बीच में यह संबंध है। यदि हमें यह प्रश्न पूछा जाए कि किसी परावैद्युत माध्यम k में पदार्थ को आवेश को कितनी दूरी पर रखा जाए कि निर्वात में भी उतनी ही दूरी पर रखे गए आवेश के बीच में समान बल कार्य करे, तो यह फार्मूला हम लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर से समझ लें इसको कि समान कूलाम बल के लिए आवेशों के बीच वायु में दूरी और परावैद्युत माध्यम में दूरी के बीच में यह संबंध है। इसके द्वारा हम लोग यह ज्ञात कर लेंगे कि वायु में लगने वाला बल और परावैद्युत माध्यम में लगने वाला बल दोनों समान कब हो सकते हैं, जब r के अंडर रूट k इक्वल टू r। ठीक है, अब अगला ध्यान देंगे कि आवेशों के निकाय में यदि कोई आवेश संतुलन में है तो इसका अर्थ यह है कि उस आवेश पर परिणामी बल शून्य है, और यदि पूरा निकाय संतुलन है तो इसका अर्थ है कि निकाय के प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नेट बल शून्य है। फिर ध्यान दें, दो समान प्रकृति के आवेशों के कारण कोई तीसरा आवेश तब संतुलन में रह सकता है जब वह आवेशों के बीच में रखा जाए। आवेश यदि समान प्रकार के हैं, दोनों धन आवेशित हों या दोनों ऋण आवेशित हों, तो हम जो तीसरा आवेश रखेंगे वह तभी संतुलित रह सकता है जब वह इन दोनों आवेशों के बीच में रखा जाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि दोनों धन है, इनके बीच में एक तीसरा आवेश यदि वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जैसा भी लें, यदि पॉजिटिव लेते हैं तो इसके द्वारा क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल, इसके द्वारा भी प्रतिकर्षण बल। इस तरह से दो समान प्रकार के यदि आवेश हैं तो उनके बीच कोई तीसरा आवेश तभी संतुलन में रह सकता है जब वह उन दोनों आवेशों के बीच में रखा जाए। यदि दो विपरीत प्रकार के आवेश हों तो एक तीसरा आवेश तभी संतुलन में रह सकता है जब वह आवेशों के बाहर कम परिमाण वाले आवेश की ओर रखा जाए। जैसे एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो अगर हम संतुलन की अवस्था में चाहते हैं कोई तीसरा आवेश रखें तो हमको उसको बाहर रखना होगा। तो बाहर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, लेकिन उधर रखेंगे जिसका आवेश कम हो, जिसका परिमाण कम होगा उसकी तरफ उसे रखेंगे, तब वह संतुलन की अवस्था में होगा। यदि मान लेते हैं हम बीच में ही रखना चाहें तो बीच में रखेंगे, तो मान लेते हैं धन आवेश है तो इसके द्वारा प्रतिकर्षण और इसके द्वारा क्या हो जाएगा? आकर्षण। ये कभी संतुलन में नहीं होगा। तो इस प्रकार विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण एक तीसरा आवेश तभी संतुलन में रह सकता है जब वह आवेशों के बाहर कम परिमाण वाले आवेश की ओर रखा जाए। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज कूलाम के नियम
के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया और इस पर आधारित प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करेंगे। कल हम इस पर संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।